इंटेलिजेंस चिराग हियर फ्रेंड्स, ये टैक्सेशन की 5वीं वीडियो है। ये पूरी सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको इंडिया में टैक्सेशन बेसिकली काम कैसे करता है ये बता रहा हूं। अगर आपको पूरी सीरीज फॉलो करनी हो तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में ले जाओ या फिर आप मेरे चैनल खोल के प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगी पूरी सीरीज। उस पूरी सीरीज को आप 1 बाय 1 देखो तो आपको पूरा समझ आएगा कि मैं यार ये बात क्या करने वाला हूँ। वैसे एक्चुअली मैं टैक्सेशन के बारे में मैंने 4 वीडियो डाल चुका हूँ और 4 वीडियो के अंदर मैंने बात करी है आपका इनकम टैक्स को। मैंने बेस टैक्स को मतलब कि जो टैक्सेशन है उसको बेसिकली डिफाइन करा था मैंने कुछ वीडियोस फर्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके बाद मैंने इनकम टैक्स स्टार्ट करा था कि इनकम टैक्स के 5 हेड्स होते हैं। वो 5 हेड्स में से मैं 3 हेड्स तो कवर कर चुका हूँ। आज बारी है चौथे हेड की। चौथा हेड का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। यार कैपिटल गेन से जो भी इनकम आती है, पहली बात तो कैपिटल गेन्स क्या होता है ये सब बताऊंगा। अभी अब लैपटॉप पे चलेंगे, लैपटॉप पे सब बताऊंगा कि यार ये कैपिटल गेन्स क्या होता है, इसमें इनकम आता है, उसका टैक्सेशन में कैसे लगता है। मैं एक हिंट देता हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय करते हो, सेल करते हो तो आपका एक कैपिटल गेन होता है। तब इसके ऊपर जो आपका टैक्स लगता है वो कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, वो भी बात करेंगे। ये सब क्या बात करने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। एंड लेट्स गो टू द लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, हियर वी आर ऑन आवर लैपटॉप। तो यार इसके अंदर हम बात करने वाले थे आज कैपिटल गेन्स की। यानी कैपिटल गेन्स क्या होता है, सबसे पहले मैं दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले जाके मेरी पिछली 4 वीडियोस देख लो, उसके बाद इस पे पढ़ना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि मैंने उन 4 वीडियोस के अंदर प्लस इसके अंदर भी और आने वाले वीडियोस के अंदर भी मैंने टैक्सेशन को आपके सामने बिल्कुल सिंपली लाया है कि यार इंडिया के अंदर टैक्सेशन जो है वो एक्चुअली में बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे काम करता है। अगर आप ये सारी पूरी सीरीज देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि यार टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आप अपना खुद का टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे बहुत आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद, नॉट इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, कैपिटल गेन्स की बात करते हैं। ये कैपिटल गेन्स का क्या चक्कर है, सबसे पहले यहां से देखो, नॉट यहां से देखते हैं। हाँ, कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन सिंपली समझो कि आपने अपना कोई भी कैपिटल एसेट बेचा, आपने अपना कोई भी कैपिटल एसेट बेचा, जैसे कि ये चार्जर है, ये मैंने चार्जर बेच दिया, इससे मुझे जो गेन हुआ वो मेरा कैपिटल गेन है, सिंपल। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे मैंने बोला कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल एसेट के बारे में यहां पे लिखा हुआ है कि लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीजोल राइट्स, मशीनरी एंड ज्वेलरीज, ये सब कुछ एग्जांपल है कैपिटल एसेट के। इनका मतलब क्या है, मतलब यार काफी हद तक तो सही है, बस 2-3 नाम ही है, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और लीजोल राइट। यही समझ नहीं आ रहा होगा आपको ये 3 चीज क्या होती है। तो देखो यार, पेटेंट मतलब ये होता है कि आपने किसी भी चीज के राइट्स ले लिए। मैं समझाता हूँ और ज्यादा आपको अच्छी तरह कि समझ लो, आपने दोबारा चार्जर आ गया, आपने इस चार्जर का इन्वेंशन कराया। आपने इन्वेंशन करने के बाद कहा कि भाई, एक अथॉरिटी से कहा कि मुझे इसका पेटेंट चाहिए, मतलब कि इंडिया में मेरे अलावा इस चार्जर का 3 साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता, और इस चार्जर को सिर्फ मैं ही सेल करूंगा। या आपने पेटेंट्स ले लिए इस चीज के, इस पर्टिकुलर चार्जर के, तो ये पेटेंट होते हैं। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं यार, ट्रेडमार्क सिंपल होता है लोगो, जैसे कि ये यूबॉन लिखा है, ये यूबॉन का चार्जर है, तो ये लोगो है। इस लोगो को हम बोल सकते हैं ट्रेडमार्क है। मतलब इस पर्टिकुलर जो मार्क है यूबॉन, इसको कोई और बिजनेस इसको या फिर कोई और वेंचर इसको यूज नहीं कर सकता अपना लोगो बनाने के लिए, तो उस पर हम केस कर सकते हैं। केस कैसे कर सकते हैं, यूबॉन कंपनी केस कर सकती है। कैसे कर सकती है, वो कर सकती है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क की वजह से। ऑलराइट, क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क लिए हुए हैं। अब इन ट्रेडमार्क्स को, इन पेटेंट्स को आगे जाके बेच भी सकते हैं वो, कि सपोज उन्होंने 100 रुपये मान लेते हैं, उन्होंने 100 रुपीज़ का ये पर्टिकुलर लोगो लिया, इसका ट्रेडमार्क लिया। अब इस ट्रेडमार्क को 150 में बेचेगी, 150 में अगर बेचेगी तो उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस प्रॉफिट को बोले कैपिटल गेन। लीजोल राइट भी होगा। लीजोल राइट क्या होता है, लीजोल राइट सिंपल समझो कि रेंट, आपने कोई भी चीज़ रेंट पे दी है तो आपने उसके लीज होल्ड राइट्स दे दिए। ऑलराइट, रेंट को और हम लीज होल्ड राइट को वैसे समझते हैं एक जैसा ही है, लेकिन इसमें 30 दिन और 1 साल इसका ड्यूरेशन का फर्क होता है। लेकिन आप उसको बिल्कुल सिंपल समझो, लीज होल्ड राइट्स मतलब कि रेंट के राइट्स। आपने कोई अगेन चार्जर, आपने चार्जर के आपने राइट्स दे दिए, आपने चार्जर को रेंट पे दे दिया कि आपने मान लिया आपने 100 रुपये का चार्जर मंथली रेंट पे दे दिया कि 100 रुपये मंथली मैं आपसे लूंगा चार्जर को रेंट के, तो आपने इस चार्जर के लीज होल्ड राइट दे दिए। लेकिन अगर सामने वाला बंदा, आपने जिसको रेंट पे दिया है, वो बंदा इसको आगे कहीं और किसी और को रेंट पे दे दे 150 के अंदर, तो वो 50 रुपए उस बंदे का प्रॉफिट है, उसका कैपिटल गेन है, क्योंकि उसने, उस बंदे ने इस पर्टिकुलर चीज के राइट ट्रांसफर कर दिया आगे। ऑलराइट यार, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं जो चीज कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आती, मतलब कि ये सब चीजें तो आती हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं आती। वो ये 6 चीजें हैं।
इसमें से काफ़ी चीज़ें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हैं। जो आपको जानने के लिए मैं वो बता देता हूँ। 3 चीज़ देखो आप, स्टार्टिंग की 3 कि कोई भी स्टॉक जो अपने स्टॉक मतलब कि आपने शेयर्स वाला स्टॉक नहीं, आपने अपनी शॉप के लिए, जैसे कि आपने आपकी कन्फेक्शनरी शॉप है तो आपने पेस्ट्रीज ला के रख रखी है स्टॉक, या पेस्ट्रीज तो पेरिशेबल होती है ना, तो काम करते हैं आपने आटा बन लेते हैं, आपकी आटे की शॉप है, आपने आटा ला के रखा हुआ है और वो अपने स्टॉक का रखा है, तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं हुआ, आप उसको बेचोगे तो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगा उसकी इनकम, उसके अंदर कैपिटल इनकम, कैपिटल गेन के अंदर नहीं आएगी। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कैसे आएगी ये समझ नहीं आ रही तो जाके पिछली वीडियो देखो, पिछली वीडियो के अंदर मतलब पिछली एज इन प्लेलिस्ट की पिछली, इस सीरीज की पिछली वीडियो देखो, आपको उसमें समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि क्या बिजनेस के अंदर कैसे आएगा बिजनेस प्रोफेशन, अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा ये। ऑलराइट, तो कोई भी स्टॉक आप रखते हो उठा के, जैसे कि मैंने आटे की बात करी कि आपके पास आटा है, आपने आटे का स्टॉक रख रखा है, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक शॉपकीपर हो, तो आपका वो पर्टिकुलर चीज आपके स्टॉक के अंदर आएगा और वो आपका बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगा, ना कि इसके अंदर आएगा उसको बेचने के बाद। ऑलराइट, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम या फिर रॉ मटेरियल, मतलब कि आपने कोई भी कंज्यूमेबल आइटम का कोई स्टॉक रख रखा है तो कैपिटल गेन के अंदर नहीं आएगा, वो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल आपका कोई भी चीज का, जैसे कि आपकी फैक्ट्री है, आपने रॉ मटेरियल कर रखा है, क्योंकि आपको तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हम समझ सकते हैं आराम से कि यार जो चीजें हमारे बिजनेस के अंदर यूज हो रही हैं, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कंज्यूमर आइटम हो, ये सब चीजें एक्चुअली हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, हम इनको कैपिटल गेन नहीं कर रहे। कैपिटल गेन कभी कभी होता है, बिजनेस हमेशा होता है, मतलब कि बिजनेस यार एक स्टॉप नहीं होता, एक तरीके से समझ रहे हो बात, मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल रहा हूँ बिजनेस की क्या होता है, लेकिन बिजनेस रेगुलर टाइम पीरियड पे होता है कि यार आज बिजनेस हो रहा है तो कल बिजनेस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ सेम पर्टिकुलर चीज का तो उसका 5 साल बाद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। बिजनेस हर दिन होता है, हर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर होता रहता है, मतलब समझ रहे हो ना, आप समझ जाओ यार, मैंने डेफिनेशन बोल दिया बिजनेस की। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज है ये पर्सनल गुड्स सच एज क्लोथ्स, फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। ऑलराइट, कि आपने कोई भी पर्सनल गुड्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, ये सब हमारे पर्सनल यूज के लिए। सिंपल सी बात है यार, देखो आपने कोई भी अपने ओल्ड क्लोथ्स बेचे तो वो आपका कैपिटल गेन होगा, पहला क्वेश्चन ये है इस लाइन को पढ़ के, नहीं होगा। या आपने कोई ओल्ड फर्नीचर बेचा तो आपका कैपिटल गेन होगा, नहीं होगा। सिंपल से क्यों नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो आपका लॉस होगा यार। आपने कोई अपने कपड़े बेचे, आपने ये कपड़े यूज करे, आपने इसको बेच दिया आगे, तो आप अगर इस टी शर्ट को 1000 रुपए की लाए थे तो इस टी शर्ट को आगे जाके आप 1200 की तो बेचोगे नहीं, आप इस टी शर्ट को कम की बेचोगे, आप इस टी शर्ट को 200 की बेचोगे, 300 की बेचोगे, 400 की बेचोगे। इस पर्टिकुलर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इसको इस पर्टिकुलर रेट से बेचोगे तो आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस पे तो कोई टैक्स लग ही नहीं सकता। नेक्स्ट चीज है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। ये सिंपल सा बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया टैक्स फ्री है, अगर आप उसको बेचोगे तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ लैंड, ये नहीं एक ही ओनर, कुछ 2-3 लैंड है, इसके बारे में आगे आएगा अभी कि कितनी पर्टिकुलर वो एरिया बेच सकता है एक अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसे नहीं होता कि यार हम रोज ही खरीद रहे, रोज ही बेच रहे तो हमारा बिजनेस हो गया वो। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा डिफरेंस, या फिर डिफरेंस नहीं है एक्चुअली में, ये आपको रेफर करने के लिए है, रेफरेंस के लिए है आपकी ये, कि आपका जो ये बात कर रही थी ना हमने एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, ये कितने डिस्टेंस के अंदर, मतलब कि आपका जो लैंड है पर्टिकुलर, ये रूरल इंडिया में आता है या फिर अर्बन इंडिया में आता है, ये इसके लिए ये बना रखा है। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस पर जाकर आराम से देख सकते हो कि आपकी जो पर्टिकुलर लैंड है वो इसके अंदर आएगी, रूरल इंडिया के अंदर आएगी, अर्बन इंडिया के अंदर आएगी। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल एसेट के टाइप्स। यार कैपिटल एसेट के टाइप्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज हमारे पास या तो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, देखो कोई भी मेरे पास एसेट है, ये चार्जर, दोबारा चार्जर, ये चार्जर मेरे पास या तो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा या लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को हम टाइम में डिवाइड करते हैं कि यार कितना महीना शॉर्ट, मतलब कि 1 साल, 5 साल, 10 साल कितना शॉर्ट, या फिर 1 दिन 2 दिन कितना शॉर्ट, या फिर लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग, किसको लॉन्ग टर्म कहेंगे, किसको शॉर्ट टर्म कहेंगे, उसको डिफाइन करता हूँ। तो यार देखो अच्छा, कोई भी एसेट, अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस बात में कंफ्यूज मत होना, मैं आपको रिपीट कर दूंगा 2-3 बार कि यार कोई भी एसेट 36 मंथ से कम रखा गया है, कोई भी एसेट, ध्यान सुनो, अभी इतनी जल्दी मन में डालना कि यार ये क्या बोल रहा है, 36 मंथ क्या होता है, ध्यान सुनो, कोई भी, पहले दिमाग में बात बैठाओ कि यार कोई भी एसेट 36 मंथ से कम में रखा गया है तो शॉर्ट टर्म एसेट है। बोलते हैं 12 मंथ, 24 मंथ, नहीं, सुनो,
36 मंथ से पहले कोई भी एसेट रखा गया है तो शॉर्ट टर्म एसेट है, लेकिन ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, अब इसको एक माइंड में थॉट डाल दो कि यार कोई भी एसेट 36 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात पे आओ कि यार जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब चीजें सिर्फ 24 महीने के लिए है। मतलब कि लैंड, बिल्डिंग या फिर ये सब जो जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जो मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से, वो आपके पास अगर 24 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म है। मतलब 36 महीने का कंसेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज में फेल हो गया। नेक्स्ट, इसमें इतना ही है, आगे देखते हैं। अब इसमें 12 महीने वाली बात भी आएगी इसके अंदर कि 12 महीने का क्या है। 36 महीने के आप दिमाग में बस ये बिठा के चलो, क्योंकि यार ये मुझे भी कंफ्यूजिंग लगता है एक बार कि कौन सा एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म मानूं, कितने टाइम के लिए, कौन सा लॉन्ग टर्म मानूं। तो अभी ये बिठाओ कि सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये 36 महीने के लिए सारे एसेट 36 महीने से कम सारे एसेट शॉर्ट टर्म है, 36 महीने के बाद सारे एसेट लॉन्ग टर्म है। लेकिन कुछ इसमें कंडीशन लगा दो दिमाग के अंदर, अपने दिमाग में फिट करो कि कुछ कंडीशंस है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये 36 कट के 24 हो जाता है, कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ये 24 महीने है। अब और बताता हूं, अगर यहां से एक अच्छा कंसेप्ट है कि अगर आपके एसेट की ट्रांसफर 10 जुलाई 2014 के बाद की है, ध्यान से डेट सुनो, 10 जुलाई 2014 के बाद की है, तो आपका जो भी एसेट है वो उस दिन के बाद ट्रांसफर हुआ है तो वो 12 महीने के लिए वो 1 साल का माना जाएगा। 36 महीने बाद यहां भी फेल हो गई। अब 36 महीने कैंसिल करो, 12 महीने डाल दो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी भी 24 महीने की है, लेकिन बाकी सारे एसेट अब 12 महीने के हो गए। अगर डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट इज आफ्टर 2014, देन the duration will be considered for 12 months. Yes, 12 months, yeah, okay. तो 12 मंथ्स की आपकी ड्यूरेशन कंसीडर करी जाएगी अगर आपका जो एसेट का ट्रांसफर है, एसेट ट्रांसफर समझ रहे हो आप कि आपने चाहे किसी और को बेच दिया, लेकिन 2014 के बाद बेचा है तो वो सिर्फ 12 महीने का ही समझा जाएगा। लेकिन वो 10 जुलाई 2014 के पहले बेचा है तो फिर वो समझा जाएगा आपका 1 साल 36 महीने का। ऑलराइट, अच्छा, जिन एसेट की मैंने बोला ना कि सब एसेट नहीं है, ये पर्टिकुलर 5 एसेट्स हैं। ये 5 एसेट्स क्या है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर बॉन्ड्स। ये सब क्या होते हैं? मेरे चैनल को देखा करो, आपको सब पता चल जाएगा ये सब क्या होते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे छोटी शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ कि यार डिबेंचर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मेरे चैनल को देखते रहा करो, हर एक वीडियो को फॉलो करा करो। अगर अभी ज़्यादा वीडियो आई भी नहीं है, एक्चुअली में 20-25 वीडियो है, तो जाके अभी देख लो, तो अभी आपको सबको समझ आ जाएगा। मैंने इन सब की बात करी हुई है, एक्सेप्ट देन दिस यूनिट्स ऑफ यूटीआई। ये यूटीआई क्या है? यूटीआई क्या है? यूटीआई यार एक छोटी सी कंपनी मान लो आप, जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाती है एक तरीके से। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जाके वीडियो देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक मिनट, मैंने म्यूचुअल फंड वीडियो नहीं बनाई है, म्यूचुअल फंड वीडियो आ जाएगी। ऑलराइट, तो हम अब तक समझ चुके हैं ये शॉर्ट टर्म के कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन से होते हैं। अब मैं इसका क्रक्स बताता हूँ एक छोटा सा, कि यार जो आपके स्टॉक्स होते हैं या फिर ये 5 चीज़ें जो होती हैं, इनके लिए जो टाइम यूज होता है वो होता है 12 महीने का। अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म। इमूवेबल चीज़ें हैं, इमूवेबल चीज़ जैसे कि जो चीज़ मूव नहीं कर सकती अपनी जगह से, लैंड, बिल्डिंग या फिर हाउस प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ, तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो है 24 महीने। बाकी बची प्रॉपर्टीज अगर आपके ध्यान में कुछ हैं तो वो है 36 महीने, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब, ये 36 महीने का, 3 साल का। ऑलराइट, तो ये आप 3 चीज़ समझ चुके हो। तो अब बात आती है कि यार ये शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म जो हमें गेन हो रहा है कि हमने अपना कोई एसेट बेचा जो हमारे पास 5 साल से था, तो मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो उसका हमें जो गेन होगा उसका नाम होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हमने उसको बोलते हैं LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये LTCG वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे इसको। अगर आपको कहीं भी कुछ भी अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का काम होगा तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह आपको LTCG मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में। तो समझ रहे हो आप कि अगर आपने कोई अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचा तो उस पर जो गेन होगा हम उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचा तो उस पर जो आपको गेन होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG और STCG। तो फिर हम देखते हैं कि अब आपका टैक्स कैसे लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो आप कि यार टैक्स टाइप है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, अब कंडीशंस देखते रहो और मैं आपको टैक्स बताता हूँ कितना लगता है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि इसके अंदर अभी तो आपको टैक्स बता रहा हूँ, अभी आपको लगेगा कितना सारा टैक्स है, लेकिन इसकी एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन इज बेस्ट, मतलब इस पर्टिकुलर हेड के अंदर जो एग्जेम्पशन है ना यार, वो बहुत तगड़ी है। मतलब कि आपका टैक्स 0 भी हो सकता है इसके अंदर, लिटरली में 0।
तो वो देखना बिल्कुल एंड तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्या आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है? अब कंडीशन क्या है कि इक्विटी शेयर, जो ये 5 चीजें थी ना, इन 5 चीजों को छोड़ के आपका कोई गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस पर जो आपका टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%। अब लगाओ दिमाग, कितना महंगा टैक्स है। अगर आपने अपनी कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची, जो आपने खरीदी थी, हम मान लेते हैं 60 लाख की, तो 40 लाख रुपए का, 40 लाख का आपको गेन हुआ। 40 लाख के गेन को आपने उसका 20% निकालो, 4 दूनी 8 लाख रुपए, गेस, हाँ 8 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 40 लाख के गेन में आपको 8 लाख टैक्स। समझ रहे हो कितना बड़ा टैक्स है, कितना बड़ा टैक्स का अमाउंट है। तो हम वो देने वाले नहीं है, हम उसकी एग्जेम्पशन देखने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, मैं आपको एग्जेम्पशन बताऊंगा। ऑलराइट, तो यार बस ये ध्यान रखो कि टैक्स का परसेंटेज कितना होता है। नेक्स्ट चीज है यार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन किस पे? आपकी इक्विटी शेयर्स पे, या फिर जो ये 5 चीजें थी इन चीजों पे। अभी 5 चीज हटाई थी तो उस पर 20% था, लेकिन अब इन 5 चीजों पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगेगा? वो लगेगा आपका 10%। 10% लगेगा कब? जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा। मतलब मैं इसको और सिंपल करता हूँ, ये शेयर वालों के, ये स्टॉक मार्केट वालों के लिए है कि यार आपने स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं, आपने 1 साल बाद पैसे निकलवाए। आई गेस, आई एम नॉट टू श्योर, बट आई गेस ये 1.5 लाख हो चुका है अब आज के टाइम पे। लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ अपडेट कब हुआ है। ये अपडेट हुआ 2 जून को, नहीं आई माइट बी रॉन्ग। एक बार इसको गूगल आप खुद कर लेना कि यार ये 1.5 लाख है, एक्चुअली में 1 लाख है। मैं समझा देता हूँ क्या है कि अगर आपने इक्विटी शेयर में पैसे लगा रखे हैं, आपने 1 साल बाद अपना स्टॉक बेचा, क्योंकि 12 महीने याद है ना कि उन 5 चीजों के 12 महीने था, तो आपने 1 साल बाद अपना स्टॉक बेचा और आपको सिंपल आपको 40,000 प्रॉफिट हो गया। तो 40,000 रुपए पे आपको 0 टैक्स है। मतलब आपने 1 साल से ऊपर का प्रॉफिट कमाया 40,000 पे, तो आपको 1 रुपया भी टैक्स करना लगेगा। हाँ, जो ट्रांजेक्शन टैक्स होते हैं, एसटीटी वगैरह, वो लगेंगे, वो दैट्स फाइन। लेकिन आपका जो टैक्स होता है, एक्चुअल में जो टैक्स आएगा इस पर्टिकुलर हेड के अंदर कि आपकी इनकम हुई है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर्टिकुलर 40,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने वही पैसे कमाए 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर का आपका लगेगा फ्लैट 10% टैक्स। नेक्स्ट चीज आती है, एक बार इसका चेक जरूर कर लेना कि यार ये 1 लाख की बात है, 1.5 लाख की। आपका 1.5 लाख से ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए, फिर 1.5 लाख से या फिर 1 लाख से, देख लेना। अब है शॉर्ट टर्म टैक्स। अब शॉर्ट टर्म के अंदर कंडीशन 2 है, एक एसटीटी नॉट एप्लीकेबल और एसटीटी एप्लीकेबल। ये एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या है यार? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स सिंपली ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके ऊपर आपका एक एसटीटी टैक्स लगता है। अगर आप कोई भी अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो आपको पता होगा अच्छी तरह कि आप कोई भी एक नॉन एक्सचेंज से, जैसे कि बीएसई एनएससी से ट्रेड करते हो तो आपको एक एसटीटी लगता है। वो एसटीटी अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, वो कब एप्लीकेबल नहीं होगा वो आप समझ जाओगे आने टाइम में। लेकिन अगर आप पे एसटीटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो जो आपका जो टैक्स लगेगा वो आपका टैक्स लगेगा इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना घर बेचा है, आपने घर बेचा और उस पर एसटीटी एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो उस पे जो टैक्स लगेगा, उस पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। लुक, जैसे कि आप 2020 में हो, 2020 के अंदर आपने घर बेच दिया अपना 1 करोड़ का, जब मैं एग्जांपल देता आपको 40 लाख प्रॉफिट हो गया, तो आप अब ये नहीं देखोगे कि आप मेरा भाई 40 लाख का प्रॉफिट हो गया। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, इस टाइम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि आपने आज घर खरीदा, आज से 1 साल बाद ही घर बेच दिया अपना, आपको उसके अंदर 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। सिंपल 10 लाख का प्रॉफिट आपकी सारी इनकम में जुड़ जाएगा। मतलब कि 10 लाख प्लस मान लिया आपकी एनुअल इनकम है 5 लाख, 5 लाख 15 लाख आपकी एनुअल इनकम हो जाएगी। अब 15 लाख के हिसाब से आप टैक्स स्लैब में जाओगे, भाई 15 लाख मेरी एनुअल इनकम है तो मेरी टैक्स रेट क्या हुआ? टैक्स रेट हो गया आपका, आई डोंट रिमेंबर टैक्स स्लैब इस टाइम क्या है, तो टैक्स जो भी स्लैब होगी उसके अकॉर्डिंग आपका 10, 15, 20 जो भी परसेंट होगा उस पर्टिकुलर रेट के हिसाब से टैक्स दोगे। लेकिन ये बात कब थी? जब आपका एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब एसटीटी एप्लीकेबल है आप पे, जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन करी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपका एसटीटी एप्लीकेबल होता है। तो आपने उस पर ट्रांजैक्शन करी शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आपने इंट्राडे मान लेते हैं, इंट्राडे अगर आपने ट्रेड करा, मतलब आपने 1 दिन का ट्रेड करा, तो आप पे प्रॉफिट हुआ इंट्राडे की जगह मानते हैं 1 महीने का। आपने 1 महीने के लिए एक इन्वेस्टमेंट करी, 1 महीने बाद आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए पे 15% टैक्स, मतलब 15,000 रुपए लग जाएगा, आपको 85,000 रुपए मिल जाएगा एज अ प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, ये समझ चुके आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अगर आपको पूरा नहीं समझ आया मैंने क्या बोला है तो एक बार रिवाइंड करके सुन लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा दोबारा। ऑलराइट,
तो ये टैक्स था। अब इसके अंदर इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स, यार म्यूचुअल फंड बड़ी बात है तो म्यूचुअल फंड समझाता हूँ मैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिंपल समझो। म्यूचुअल फंड क्या होता है, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे हम जैसे लोग जो चाहते हैं पैसा इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन उनके पास ना रिस्क नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि ध्यान दे कि भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो एक काम करते हैं, वो एक बंदे को हायर करते हैं, वो बंदे को बोलते हैं भाई हमारी तरफ हमारे लिए तो पैसे इन्वेस्ट कर, हम सब मिलके तेरे को, हम 1 लाख बंदे हैं, हम 1 लाख बंदे मिलकर तेरे को 100 रुपये देंगे, मतलब कि तेरे पास आ जाएंगे 1 करोड़ रुपए गेस। तो 1 करोड़ रुपए तेरे पास आ जाएंगे, तो 1 करोड़ रुपए को इनको इन्वेस्ट कर दे अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर। अब जो उसको बोलते हैं फंड मैनेजर, वो फंड मैनेजर आपसे पैसे लेता है। अब ये सब काम आप एक्चुअली बंदा ढूंढते नहीं हो, कंपनीज होती हैं AMO, एसेट मैनेजमेंट, AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो आपको उस फंड मैनेजर को ढूंढ के देती हैं कि भैया आपका फंड मैनेजर है, आप उसमें पैसे देते हो, वो आपके पैसे इन्वेस्ट करता है, आप रिटर्न कमाते हो, और वो भी कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं 0.1% या 1% इस हिसाब से। तो ये म्यूचुअल फंड होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम टैक्स ऑन इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड्स की, कि आपका इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स पे कि इनका क्या हिसाब है, इनके टैक्स का। सबसे पहली बात, इक्विटी फंड क्या होते हैं ये देख लो। इक्विटी फंड वो होते हैं जिनका आपका 65% से ऊपर, आपने जिसमें 65% से ऊपर इक्विटी में इन्वेस्ट करा हो तो वो इक्विटी फंड जाएंगे, और डेट में भी सेम ही है। ऑलराइट, तो डेट फंड्स के अंदर आप क्या करोगे, डेट फंड समझते हो, इक्विटी फंड समझते हो आप, शॉर्ट टर्म गेन्स 2015 2014 दैट्स फाइन। तो उसमें 2 डेट की बात करी गई है, 2014 के बाद अमेंडमेंट आया है, 2014 से पहले की बात और 2014 के बाद की बात। तो 2014 से पहले की बात हम करते हैं, ये रही 2014 से पहले आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है, आपने 2014 से पहले ही आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली आपकी इस टाइम तक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो उसके अंदर आपका 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन विच एवर इज लोअर। अब आ गया इंडेक्सेशन का कंसेप्ट। ये इंडेक्सेशन क्या होता है मैं बताता हूँ, इंडेक्सेशन क्या होता है। यहाँ पे अगर लिखा हो तो हाँ, कॉस्ट इंडेक्सेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। यार इंडेक्सेशन मतलब यार समझो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंडेक्सेशन वो होता है कि यार आपका टाइम के हिसाब से, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। ऑलराइट, आपका जो आज 1 रुपया है वो 1 साल बाद 1 रुपये से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है इस टाइम पे, मतलब कि आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, इसलिए आपका जो प्राइस है, आपके जो पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे ही अगर आपने कोई घर खरीदा आज 50,000 रुपये का, तो आपने उसको 5 साल बाद देखा, तो घर क्या, अगर हम प्रॉफिट नो लॉस देखें तो क्या वो घर 50,000 का रहता? नहीं, वो घर हम मान लेते हैं वो घर 60,000 का हो जाता। तो वो होता है कि आपके प्राइस, आपके घर की वैल्यू बढ़ी है टाइम के साथ साथ। तो यार गवर्नमेंट कहती है कि बात हम कंसीडर करते हैं, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने अगर 5 साल पहले घर 50,000 का लिया था तो वो 5 साल बाद भी घर 50,000 का रहेगा। गवर्नमेंट बोलती है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि इसकी घर की प्राइस बढ़ी है, लेकिन कितनी प्राइस बढ़ी है वो हम कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्सेशन की मदद से। तो यार देखो, इंडेक्सेशन का हम देखते हैं, इसकी पूरा एक चार्ट होता है कि आपने कौन से ईयर में घर खरीदा, इसका पूरा फॉर्मूला होता है। मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्मूला, अगर इसमें लिखा हो तो। हाँ, ये रहा इंडेक्सेशन, आपका खुद का अपने इंडेक्सेशन निकालना है। तो देखो, इंडेक्सेशन पहले ICCI लिखते हैं, CII आई गेस, या तो क्या करना पड़ता है कि आपने किस, ये देखो ध्यान दिख रहा है आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने किस कॉस्ट में अपने घर एक्वायर करा था, या फिर कुछ भी एक्वायर करा था, कोई भी अपने एसेट एक्वायर करा था। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इन्फ्लेशन ऑफ द ईयर इन विच एसेट वर ट्रांसफर, मतलब कि आपने कौन से ईयर के अंदर आपने वो घर खरीदा था, या फिर कोई भी एसेट, यार घर मेरे मुंह पे आ रहा है, कोई भी एसेट आपने खरीदा था, और आप किस ईयर में उसको आप बेच रहे हो। तो ये होता है पर्टिकुलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हो, डिवाइड करना होता है। देखो अब इसको मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, आपको मैं एक, मतलब अपने हाथ से करके। इसके अंदर एक बार नोटपैड खोल लेते हैं। तो ये रहा, हमने एग्जांपल लिया कि हमने घर खरीदा 2015 के अंदर, तो 254 आपका CII नंबर है, ये एक इंडेक्स नंबर बताया ना, इस नंबर से आप समझते हो। और आपने 2020 में अपना घर बेच दिया तो 289, तो ये 254 289 हमारे पास 2 नंबर आ गए। तो हम देखते हैं कि हमने समझ लिया, हमने घर खरीदा था 50,000 रुपये का, 50,000 का घर बेच के खरीदा हमने,
और हमने उसको खरीदा था 2014 के अंदर, ठीक है। 2014 का आपके पास, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आपने घर खरीदा, कॉस्ट घर की आई आपके पास 50,000 पे, और फिर आपने उसको खरीदा 2014 में के अंदर कि आपने व्हेन डिड यू बॉट इट, आपने खरीदा इसको 2014 के अंदर, 15 के अंदर। व्हेन डिड यू सेल इट, व्हेन डिड यू सेल इट, ये आपने बेचा इसको 2020 के अंदर, ठीक है। तो फिर हमारा जो 2015 का इंडेक्सेशन नंबर था है एक्चुअली वो है 254, 254, और 2020 का जो इंडेक्सेशन का नंबर है वो है 289। तो यार इसके अकॉर्डिंग हम अपना निकालेंगे। तो 50,000 इंटू में ऊपर आएगा हमारा जिस ईयर में हमने खरीदा 254 डिवाइडेड बाय 289। इसके लिए कैलकुलेटर खोलते हैं। तो फ्रेंड्स कैलकुलेटर खुल गया है। तो यार देखो इसके अंदर था हमारा 254 डिवाइडेड बाय 289, तो ये आ गया हमारा सॉरी 289 डिवाइडेड बाय 254, दैट्स फाइन। इनटू में हम कर देंगे 50,000, तो ये आ गया हमारा 56,889, ठीक है। तो आपकी आज की वैल्यू अपने आपके हाउस की वो है ये 56,889। तो यार ये ऐसे काम करता है इंडेक्स नंबर। तो यार अब बात करते हैं एग्जेम्पशंस के बारे में। तो ऐसे टैक्स लगता है सिंपल। अब एग्जेम्पशंस क्या है, ये टैक्स की रेट में बता चुका हूँ 20% टैक्स, याद है। तो यार इसके एग्जेम्पशंस क्या क्या है, तो यार इसके एग्जेम्पशंस हैं ये 54F, 54EC और 54B, हियर इट इज। तो यार 3 एग्जेम्पशंस हैं इसके अंदर। एग्जेम्पशन तीनों पढ़ते हैं। एग्जेम्पशन ये हमारा लास्ट है कि एग्जेम्पशन क्या क्या है इसकी। एग्जेम्पशन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ऑन परचेज ऑफ अनदर हाउस प्रॉपर्टी। मैं समझा देता हूं कि आपने अपनी कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सीडिंग लिमिट होती है 2 करोड़ रुपए, यहां पे है ये, हाँ, कि आप अपनी लाइफ टाइम में 2 ही हाउस परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, पहली बात तो ये है। और दूसरा 54 सेक्शन 54 के अंदर हमें ये दिया गया है कि आपने अपना कोई घर बेचा, जैसे कि आप पर्टिकुलर जिस घर में रह रहे थे आपने उसको बेचा और नया घर खरीदा, तो आपने इस घर पे, इस पर्टिकुलर घर पे अपने हाउस ए, हाउस बी, आपने हाउस ए बेचा और हाउस बी खरीदा। हाउस ए को बेच के आपने एक कैपिटल गेन कमाया, हमने कैलकुलेट कर लिया कैपिटल गेन, आपने कैपिटल गेन कमाया मान लिया 1 लाख रुपए का। तो आपने अगला घर खरीदा आपने 10 लाख रुपए का, तो आपने हैंड टू हैंड खरीद लिया। हैंड टू हैंड एज इन यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है, कंडीशन, हाँ, परचेज ईदर 1 ईयर बिफोर द सेल ऑफ 2 ईयर्स, मतलब कि आपने घर खरीदा 1 साल के अंदर अंदर आपने घर खरीद लिया सेल होने के बाद, तो फिर आपको जो आपका 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ है आपको या फिर जो आपको गेन हुआ है उसका आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। सेकंड क्या है, एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, पहले वाली हाउस प्रॉपर्टी की जो टैक्स था ये हाउस प्रॉपर्टी का था, अब ये हाउस प्रॉपर्टी के बाद आया कोई अदर एसेट का, लेकिन आपने सेल करा कोई और एसेट, तो उसका टैक्स, उसका एग्जेम्पशन क्या है। जो पहले मैंने बात बताई थी आपको ये कि आपने 1 साल के अंदर अंदर खरीद लिया, वो बात मैंने थोड़ी सी फ्लॉ बताई थी। उसके अंदर एक्चुअली ये है कि आपने या तो बेचने से 1 साल पहले खरीदा हो या फिर बेचने के 2 साल बाद के अंदर, इस 3 साल की ड्यूरेशन में आपने खरीद लिया अपना न्यू घर, तो एक्चुअली ऐसा है। अब एग्जेम्पशन क्या कहती है यार, ये एग्जेम्पशन कहती है कि आपने अपना कोई और एसेट बेचा एक्सेप्ट देन हाउस, आपने उसको बेच के अपना एक हाउस खरीद लिया, उस पर्टिकुलर एसेट को बेच के आपने अपना हाउस खरीद लिया, तो उसके अंदर भी बिल्कुल एज इट इज यही है। और यही है एक्चुअली में
कि आपकी जो प्रॉफिट होगा, जो आपका गेन होगा उस पर्टिकुलर चीज को बेच के, वो आपका बिल्कुल डिडक्ट हो जाएगा अंटिल जब तक वो गेन है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई घर खरीदा 50,000 रुपए का, और आपको लेकिन जो सेल करके प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख हुआ है, जो बचे 50,000 है, मतलब 50,000 का तो घर खरीद लिया, बचे 50,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एग्जेम्पशन ऑन रीइन्वेस्टिंग बॉन्ड्स। अच्छा, ये क्या कह रही है, ये क्या एग्जेम्पशन क्या कह रही है, कह रहा है एक्चुअली में ये कह रहा है कि आपने अपना घर हाउस प्रॉपर्टी बेची, लेकिन आपने री इन्वेस्ट करा, घर में नहीं, आपने री इन्वेस्ट करा कोई बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड मतलब डिवेंचर सिंपल। तो फिर इसके अंदर क्या है, तो एक्चुअली में क्या कह रहा है, आप ये कह रहा है कि आप इसके अंदर ये कह रहा है कि आप बॉन्ड्स के अंदर सिर्फ 50 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपने कोई मनी इन्वेस्ट करी बॉन्ड्स के अंदर, और आपने अगर उनको 3 साल से पहले रिडीम कर लिया, 3 साल से पहले आपने उनको इन कैश कर लिया, तो फिर आपको जो आपने पर्टिकुलर जो स्कीम आपने जो एग्जेम्पशन ये लगाई है, क्योंकि आप ये एग्जेम्पशन आप लगा क्यों रहे हो, आप इसलिए लगा रहे हो कि आपको भाई आपको जो गेन हुआ है आपको उस पर कोई टैक्स ना देना पड़े, आपको उस पर कोई टैक्स ना देना पड़े, आप इसलिए एग्जेम्पशन लगा रहे हो। अगर आपने अब कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची, आपको 10 लाख का आपको फायदा हुआ, आपने 10 लाख रुपए लगा दिए अपने किस चीज के अंदर, किसी भी अपने एसेट के अंदर, या फिर बॉन्ड के अंदर आपने बॉन्ड खरीद लिया, और बॉन्ड खरीदने के बाद भाई कंडीशन ये है कि सबसे पहली बात तो आप बॉन्ड आप मैक्सिमम 50 लाख खरीद सकते हो, तो आप 10 लाख खरीदते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो भी मनी इन्वेस्ट करी है आपको उसको 3 साल तक, देखो आपने उसको 3 साल तक रिडीम नहीं करना है। 3 साल के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 3 साल से पहले रिडीम कर लिया तो आपको पुराना जो टैक्स आपका बनता था वो आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ वीडियो एंड करता हूँ। इसके अंदर काफ़ी कंसेप्ट्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, लेकिन मैंने इसको ना आपको बेसिकली कवर कर दिया है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कंसेप्ट्स है। वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको आगे कंसेप्ट नहीं बता रहा, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो रह गए हैं जो आपको समझने जरूरी है, लेकिन आप बेसिक कैलकुलेशन करते वक्त आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे चैनल को फॉलो करना, मैं आपको इनकी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बना के लाता रहूँगा। जैसे ये कंसेप्ट रह गया है एग्रीकल्चर लैंड का, और काफ़ी एक आध कंसेप्ट और रह गए हैं, जैसे कि ये इंडेक्स्ड कॉस्ट एक्विजिशन इंप्रूवमेंट, ये सब अभी मैंने आपको बताया तो था, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं करा है। साथ साथ मैंने आपको ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं करा है। इन सबको मैंने छोटी छोटी वीडियोस के अंदर लाता रहूँगा, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बेसिकली सब कुछ कवर कर दिया है। यही बेसिकली होता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी यार 5th कंसेप्ट को लेके, फिफ्थ हेड को लेके। तो 5th हेड के लिए वेट करना, वो 5th हेड बहुत अमेजिंग है। तो उसके अंदर होता है यार कि गैम्बलिंग वगैरह होता है उसके अंदर, कि गैम्बलिंग से जो आपकी इनकम आ रही है या फिर लॉटरी की जो इनकम आ रही है, तो उस इनकम को आप उसके इनकम पे टैक्स कैसे बचा सकते हैं, लगा सकते हैं, जो भी है उस सब की बात करेंगे। तो यार नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, और टिल देन बाय।